Hello everyone, welcome back to GK today. This is नुज़हत सना और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 15 अक्टूबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि बीच में संडे पड़ गया था और दशहरे की भी एक दिन छुट्टी हो गई थी। इसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे रह जाते हैं जो आज हम देखने वाले हैं और इस वजह से हम आज रिवीजन वाला पार्ट स्किप करेंगे। ठीक है, तो आज ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि हम देखेंगे माउंटेन धौलागिरी कहाँ लोकेटेड है, माइंडफुलनेस इंडिया समिट कहाँ पे हुई, उस्ताद अलाउद्दीन खान फेस्टिवल हाल ही में कहाँ पे मनाया गया है, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2024 किसको प्रेजेंट किया गया, फिर वर्ल्ड पिकल बॉल चैंपियनशिप देखेंगे, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर, वर्ल्ड पोस्ट डे और थारू ट्राइब के बारे में फर्दर कुछ डिस्कशंस करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा वो जो पार्ट रहता है रिवीजन का उसको स्किप करते हुए लगातार धड़ाधड़ हम 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ 38th समर नेशनल गेम्स? 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों का मेजबान कौन सा राज्य है? द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन उत्तराखंड। उत्तराखंड होस्ट करेगा 38th एडिशन ऑफ समर नेशनल गेम्स को। कब से कब तक? 28 जनवरी को ये स्टार्ट होंगे और 14 फरवरी 2025 तक ये चलने वाले हैं। ठीक है, तो 37th जो नेशनल गेम्स था यानी कि जो इसका प्रीवियस एडिशन था वो गोवा के अंदर हुआ था 25 सितंबर से लेके 9 नवंबर 2023 तक। ठीक है, तो ये पहली बार हो रहा है जब विंटर गेम्स आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में हो रहे हैं, यानी कि पहली बार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बाहर इनको कंडक्ट कराया जा रहा है। नेशनल गेम्स को ऑर्गेनाइज कौन करता है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। पर्पस क्या है? टैलेंट को आइडेंटिफाई करना फॉर द समर ओलंपिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट नेशनल गेम्स कंडक्ट हुए थे 1924 में लाहौर के अंदर, ओरिजिनली कॉल्ड एज ऑल इंडिया ओलंपिक गेम्स। फाइन, तो याद रखने वाली बात क्या है कि 38th एडिशन है इस साल समर नेशनल गेम्स का, जो 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 में होगा और कहाँ पे होगा? उत्तराखंड स्टेट में। ठीक है, उत्तराखंड की बात करेंगे तो कैपिटल क्या है उत्तराखंड स्टेट की? इट इज देहरादून। कौन से दो रीजन्स हैं जिनको कि मर्ज किया गया था टू फॉर्म उत्तराखंड? दीज आर गढ़वाल एंड कुमाऊं रीजन। और कौन से एक फेमस नेशनल पार्क है यहाँ पे? इट इज द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। थारू ट्राइब इज मेनली फाउंड इन विच स्टेट्स? थारू जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन यूपी, उत्तराखंड एंड बिहार। ठीक है, न्यूज में क्यों आया है? क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना की वजह से थारू ट्राइब की जो वुमेन है उनमें एक जॉय देखा गया, क्योंकि ये जो ट्राइब है खेरी डिस्ट्रिक्ट में ज्यादातर रहते हैं नियर द इंडो नेपाल बॉर्डर और इसके अंतर्गत इनको घर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो थारू ट्राइब एक इंडिजिनस ग्रुप है जो कि रहता है टेराई प्लेन में ऑन द इंडो नेपाल बॉर्डर और ये दोनों ही कंट्रीज यानी कि इंडिया एज वेल एज नेपाल में भी आपको मिल जाएंगे। इंडिया के अंदर प्राइमरीली ये रहते हैं उत्तराखंड, यूपी और बिहार जैसे स्टेट्स में और इनको रिकॉग्नाइज किया गया था एज द शेड्यूल्ड ट्राइब इन द ईयर 1967। ये यूज करते हैं थारू लैंग्वेज का जो कि एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है। इनकी इकोनॉमी टोटली बेस्ड होती है एग्रीकल्चर के ऊपर, कैटल रेजिंग, हंटिंग, फिशिंग और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर। थारू जो है ये अपने घर बनाते हैं बैम्बू और मट का यूज करके। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि थारू जनजाति मुख्यतः कौन से राज्यों में पाई जाती है? दीज आर यूपी, उत्तराखंड एंड बिहार। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। विच कंट्री डेवलप्ड अ हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल नेम्ड एज किंजल? किंजल मिसाइल किस कंट्री की है? यहाँ पे आपको ये बताना है किस देश ने किंजल नामक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को विकसित किया था। द करेक्ट आंसर हियर इज रशिया। ठीक है, ये किंजल मिसाइल रशिया कंट्री को बिलोंग करती है। तो हाल ही में रशिया ने क्लेम किया है कि इन्होंने किंजल मिसाइल स्ट्राइक की है ऑन द कंट्री यूक्रेन, इसी वजह से ये मिसाइल न्यूज में आ गई है। ये मिसाइल इनकी एक हाइपरसोनिक एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है और 2017 से ये इसको लगातार यूज कर रहे हैं। ये ट्रेवल कर सकती है एट द स्पीड्स अप टू मैक 10। मैक 10 का मतलब आप समझते हैं? मैक 10 का मतलब हो गया 12,350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर सकती है और ये टारगेट्स को पेनिट्रेट करती है मोर इफेक्टिवली देन द स्लोअर मिसाइल्स। तो किंजल की रेंज है 1500 से लेकर 2000 किलोमीटर तक और ये अपने अंदर कैरी करते हैं लगभग 480 किलोग्राम का न्यूक्लियर या फिर कन्वेंशनल पेलोड। ठीक है, इसको लॉन्च किया जा सकता है फ्रॉम मिग 31 जेट्स एट 18 किलोमीटर अल्टीट्यूड। साथ ही इनको डिप्लॉय किया जा सकता है फ्रॉम अदर एयरक्राफ्ट लाइक
TU-160M एंड SU-34, ठीक है। तो ये जो मिसाइल है ये मैन्यूवर कर सकती है ड्यूरिंग द फ्लाइट, जिसमें कि आप एयर डिफेंसेस को इवेट कर सकते हैं और हिट कर सकते हैं दोनों स्टैटिक और मोबाइल टारगेट्स को, इंक्लूडिंग द एयरक्राफ्ट कैरियर। फाइन, तो याद रखिएगा ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम है किंजल, ये किस कंट्री ने डेवलप की है? तो आंसर इज डी ऑप्शन, रशिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज recently the Gujarat government has established a Karakol Henotaro Breeding and Conservation Center in which district? हाल ही में गुजरात सरकार ने किस जिले में कैराकल हेनोटारो प्रजनन और संरक्षण केंद्र स्थापित किया है? द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, कच्छ, ठीक है। गुजरात ने अनाउंस किया है कि वो स्टैब्लिश करेंगे एक कराकाल ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन सेंटर कच्छ के चडवा रखाल रीजन में, और इसके लिए इन्होंने बजट तैयार किया है 10 करोड़ रुपए का, ठीक है। तो इस सेंटर का पर्पस क्या है? इस क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेशीज कराकल को प्रोटेक्ट और कंजर्व करना, इनको ब्रीड करवाना, जो कि ज्यादातर मिलते हैं कच्छ रीजन में। ये अनाउंसमेंट की है गुजरात के चीफ मिनिस्टर, कौन है? भूपेंद्र पटेल जी ने, कहाँ पे? ड्यूरिंग द वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेशंस, ठीक है। तो ऑल्दो इनको लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में रखा है IUCN ने, फिर भी कैरेकल्स फिलहाल बहुत ज्यादा क्रिटिकली इंडेंजर्ड है इंडिया के अंदर, और एक स्टडी में ये कंफर्म किया गया है कि अब सिर्फ इंडिया में 19 गिन के कैरेकल्स बचे हुए हैं जो कि गुजरात में ही ज्यादातर दिखते हैं, ठीक है। तो कैरेकल्स ऑब्वियसली इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा हैबिटेट लॉस को फेस कर रहे हैं और इनको प्रोटेक्ट किया जाता है अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट, ठीक है। तो गुजरात गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया ये कराकल ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन सेंटर इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। फाइन, क्वेश्चन नंबर 5 इज Who has been awarded the 2024 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री? 2 लोग को मिला है रसायन विज्ञान में 2024 का नोबेल पुरस्कार, किसे और किसे दिया गया? आंसर है यहाँ पे डेविड बेकर, डेमिस हैसबिस एंड जॉन एम, 3 लोग हैं बेसिकली। तो 2024 का जो नोबेल प्राइज था केमिस्ट्री के अंदर, ये 3 लोगों को ज्वाइंटली दिया गया है इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए टू द प्रोटीन साइंस। ओके, ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। डेविड बेकर ने ये अवार्ड रिसीव किया अपने कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए, जहां पे इन्होंने इंटायरली नया प्रोटीन क्रिएट किया था सिंस 2003। डेमिस हैसबिस को ये अवार्ड दिया गया फॉर डेवलपिंग द AlphaFold 2, ठीक है, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है जिससे कि आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं 3D प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को। और जॉन एम को भी सेम पर्पस के लिए अवार्ड दिया गया है। AlphaFold 2 बेसिकली प्रेडिक्ट करता है कि जितनी भी 200 मिलियन आइडेंटिफाइड प्रोटीन्स हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है। ये जो इनोवेशंस हैं इनको यूज किया जाएगा इन डिफरेंट फील्ड्स लाइक फार्मास्यूटिकल, वैक्सीन और कुछ और चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड प्लास्टिक डिग्रेडेशन, ठीक है। तो किसको नोबेल प्राइज 2024 दिया गया केमिस्ट्री में? आंसर है डेविड बेकर, डेमिस हैसबिस एंड जॉन एम, इन्होंने ज्वाइंटली शेयर किया इस प्राइज को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इज IPSA-MAR exercises recently conducted between which countries? हाल ही में IPSA-MAR अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। तो INS तलवार इंडिया की तरफ से गई थी पार्टिसिपेट करने इस एक्सरसाइज के लिए, और ये एक ज्वाइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज है जिसमें कि 3 कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। इस एक्सरसाइज का बेसिक फोकस क्या होता है कि हम ब्लू वाटर नेवल वॉरफेयर को काफी हद तक फोकस कर सकें, जहां पे सरफेस एंड एंटी एयर वॉरफेयर को कवर किया जाए। डिफरेंट एक्टिविटीज इसमें इंक्लूडेड थी, जैसे कि प्रोफेशनल एक्सचेंजेस, फायर फाइटिंग ड्रिल्स, सर्च एंड सीजर ऑपरेशन, डाइविंग, एविएशन सेफ्टी एंड ओशन गवर्नेंस सेमिनार। तो ये जो एक्सरसाइज है ये बेसिकली नेवल इंटरऑपरेबिलिटी को स्ट्रेंथन करती है, म्यूचुअल ट्रस्ट को बिल्ड करती है और कॉपरेशन को फॉस्टर करती है अमंग द लाइक माइंडेड नेशंस, ताकि पीसफुल मैरीटाइम एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके, ठीक है। तो IPSA-MAR एक्सरसाइज को हाल ही में कौन सी 3 कंट्रीज के बीच में कंडक्ट किया गया? इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट? हाल ही में किस संगठन ने लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट को जारी किया है? द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, वर्ल्ड वाइड फंड, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने रिलीज की है अपनी हाल ही में लेटेस्ट बाइनियल लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशंस को यहाँ पे एक्सपेक्ट किया गया है कि वो ड्रॉप हुए हैं बाय 73% पिछले 5 सालों में, और ये बहुत ही खतरनाक बात है। मतलब यहाँ पे 50 सालों का डेटा देखा जाता है और 1970 से लेकर 2020 तक इसको सर्वे किया गया, और फिर ये बताया गया कि पिछले 50 सालों में 73% तक वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन कम हुई है। फ्रेश वाटर स्पेशीज भी लार्जेस्ट डिक्लाइन फेस कर रहे हैं, फॉलोड बाय टेरेस्ट्रियल एंड मरीन पॉपुलेशन। मेन रीजंस क्या रहे इस डिक्लाइन के?
हैबिटाट लॉस ऑब्वियसली, देन क्लाइमेट चेंज एंड इन्वेसिव स्पेशीज। तो इंडिया का जो कंजम्पशन पैटर्न है दैट वुड रिक्वायर लेस देन 1 अर्थ बाय 2050 अगर हम इसको ग्लोबल लेवल पे अडॉप्ट करें तो। आंध्र प्रदेश का जो कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग है उसमें पॉजिटिव सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑल्दो दिखाई दिए हैं। ऑल्सो इंडिया का जो मिलेट मिशन है उसने भी काफी तारीफ हासिल करी फॉर प्रमोटिंग नेचर पॉजिटिव फूड प्रोडक्शन। ठीक है, तो रिपोर्ट के अंदर क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, वनडे एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट को किस संगठन ने जारी किया। आंसर है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। नेक्स्ट इज इंडिया वन विच मेडल एट द एशियन टेबल टेनिस वुमेन्स चैंपियनशिप्स 2024। एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? आंसर इज सी ऑप्शन ब्रोंज मेडल। इंडियन मेंस टीम ने जीता है ब्रोंज मेडल एट द 2024 एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप्स आफ्टर लूजिंग 3-0 टू चाइनीज ताइपेई इन द सेमीफाइनल्स। ठीक है, और ये इंडिया की थर्ड कंसेक्यूटिव ब्रोंज मेडल थी इन द मेंस टीम इवेंट, क्योंकि 2021 और 2023 में ऑलरेडी हम जीत चुके हैं। इंडिया ने टोटल 7 ब्रोंज मेडल्स जीते हैं एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप्स में, और इंडियन प्लेयर्स ने टफ कंपटीशन फेस किया अगेंस्ट द हाई रैंक्ड ओपोनेंट्स। ठीक है, तो इंडिया ने कौन सा मेडल जीता है एट द एशियन टेबल टेनिस वुमेन्स चैंपियनशिप? आंसर है ब्रोंज मेडल। Recently, the Prime Minister of India inaugurated the Indian Institute of Skills in which city of Maharashtra? हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के किस शहर में भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन किया? द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन मुंबई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे इनॉग्रेट किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स को इन मुंबई, जिससे कि एक इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स को डेवलप किया जाए फॉर इंडस्ट्री 4.0। ठीक है, तो ये फोकस करेगा ऑन एडवांस ट्रेनिंग इन द फील्ड्स लाइक फैक्ट्री ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स एंड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। इसको स्टैब्लिश किया जाएगा थ्रू अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड टाटा IIS। ठीक है, तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये इनिशियली ऑफर कर रहा है 6 स्पेशलाइज्ड कोर्सेज को, इंक्लूडिंग ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी स्पेशलाइजेशन और ARC वेल्डिंग। ठीक है, तो हॉस्टल फैसिलिटीज भी दी जाएंगी उन सभी कैंडिडेट्स को इन द फ्यूचर, जिससे कि उनका लर्निंग एक्सपीरियंस इनहैंस हो सके। तो प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स को इन द मुंबई सिटी ऑफ महाराष्ट्र। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हैबिटाट डे 2024? इसके लिए हमने थीम क्या रखी है? सबसे पहले हमने पहली बार इसको 1985 में ऑब्जर्व किया था, और ये हम ऑब्जर्व करते हैं हर साल अक्टूबर के फर्स्ट मंडे को। याद रखिएगा, इसके लिए कोई पर्टिकुलर डे नहीं होता, डेट नहीं होती। हम लोग इसको जब भी अक्टूबर मंथ में पहला मंडे पड़ता है तब हम इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। और ग्लोबल ऑब्जर्वेंस ऑफ वर्ल्ड हैबिटाट डे इस साल ऑब्जर्व किया गया है 7 अक्टूबर को। ठीक है, तो ये हाईलाइट करता है राइट टू डिसेंट एंड सेफ हाउसिंग फॉर एवरीवन। इस साल की हमने थीम रखी है इंगेजिंग यूथ टू क्रिएट अ बेटर अर्बन फ्यूचर। ठीक है, फोकस यहाँ पे क्या है? जो भी अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस हैं रैपिड अर्बन ग्रोथ की, उनको देखना। गोल है यहाँ पे कि हम यंग लोगों को इन्वॉल्व कर सकें इन प्लानिंग देयर प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो वर्ल्ड हैबिटाट डे हम ऑब्जर्व करते हैं ऑन द फर्स्ट मंडे इन द अक्टूबर मंथ, और थीम रखी हमने एंगेजिंग यूथ टू क्रिएट अ बेटर अर्बन फ्यूचर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 इज माउंट धौलागिरी इज लोकेटेड इन विच कंट्री? माउंट धौलागिरी किस देश में स्थित है? द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन नेपाल। न्यूज में क्यों आया है? क्योंकि 5 रशियन माउंटेनियर्स यहाँ पे डेड हो गए ऑन एन एक्सपेडिशन ऑन द माउंटेन धौलागिरी, इसी वजह से ये न्यूज में आ गया था। माउंट धौलागिरी के बारे में एक खास बात याद रखिएगा, ये जो है 7th हाईएस्ट माउंटेन है इन द वर्ल्ड। इसकी एलिवेशन है लगभग 8,167 मीटर्स। फीट में देखेंगे तो 26,795 फीट। ये लोकेटेड है इन द वेस्ट सेंट्रल नेपाल, और ये पार्ट है हिमालयन रेंज का। याद रखिएगा, ये हाईएस्ट माउंटेन है इंटायरली इन नेपाल। ठीक है, ये अपने स्नोवी पीक्स एंड ग्लेशियर्स के लिए जाना जाता है। धौलागिरी का मतलब ही होता है व्हाइट माउंटेन इन संस्कृत। ठीक है, तो फर्स्ट सक्सेसफुल क्लाइंब इसकी कंडक्ट की थी स्विस क्लाइंबर मैक्स आइजलैंड ने इन द ईयर 1960। ये माउंटेन बहुत चैलेंजिंग है ड्यू टू इट्स टफ टेरेन एंड अनप्रेडिक्टेबल वेदर। ठीक है, तो माउंट धौलागिरी कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? आंसर है सी ऑप्शन नेपाल। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 इज विच सिटी इज द वेन्यू ऑफ द माइंडफुलनेस इंडिया समिट? माइंडफुलनेस इंडिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ? द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन मुंबई। थर्ड एडिशन था ये माइंडफुलनेस इंडिया समिट का, जो कि अक्टूबर 17 और अक्टूबर 18 को शेड्यूल किया गया है मुंबई में। पर्पस यहाँ पे क्या है? लीडर्स को और प्रोफेशनल्स को प्रोवाइड करना एक कॉमन प्लेटफॉर्म विद स्ट्रेटजीज फॉर हेल्दियर एंड मोर एम्पैथेटिक वर्क प्लेसेस, और इसको ऑर्गेनाइज करती है माइंडफुल साइंस सेंटर। ओके,
तो ये जो समिट है ये फोकस करेगा ऑन माइंडफुलनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड न्यूरोसाइंसेस। थीम है इस इवेंट के लिए थ्राइव इन द एज ऑफ डिसरप्शन, और ये थीम हाईलाइट करती है माइंडफुलनेस को एज एन एसेंशियल टूल फॉर नेविगेटिंग टुडेज बिजनेस चैलेंज। ओके, तो यहाँ पे बस याद रखिएगा वेन्यू क्या है माइंडफुलनेस इंडिया समिट के लिए, आंसर इज मुंबई। 13 क्वेश्चन इज विच स्टेट रिसेंटली ऑर्गेनाइज द उस्ताद अलाउद्दीन खान फेस्टिवल। हाल ही में किस राज्य ने उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव का आयोजन किया? आंसर हियर इज ए ऑप्शन मध्य प्रदेश। हाल ही में इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया है मध्य प्रदेश के शहर में, और ये जो फेस्टिवल है ये मैहर मध्य प्रदेश में हुआ है। ये डेडिकेटेड है टू द रिनाउंड म्यूजिशियन जो कि हैं उस्ताद अलाउद्दीन खान। ठीक है, तो ये 3 दिन का इवेंट है जिसमें कि फीचर किया गया डिफरेंट परफॉर्मेंसेस को बाय मेनी ऑफ द रिनाउंड पर्सनालिटीज फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। इसको ऑर्गेनाइज किया है मध्य प्रदेश कल्चर डिपार्टमेंट ने अलॉन्ग विद उस्ताद अलाउद्दीन खान म्यूजिक एंड आर्ट अकेडमी एंड द मैहर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ये 10 अक्टूबर तक चला। ठीक है, उस्ताद अलाउद्दीन खान बेसिकली एक प्रोमिनेंट फिगर है म्यूजिक इंडस्ट्री में, और ये जाने जाते हैं अपने एफर्ट्स के लिए टू प्रमोट द म्यूजिकल ट्रेडिशन ऑफ मध्य प्रदेश, और इसी के साथ इन्होंने यंगर जनरेशन को एंगेज किया था। ठीक है, तो मध्य प्रदेश स्टेट ने हाल ही में ऑर्गेनाइज किया है उस्ताद अलाउद्दीन खान फेस्टिवल को। ओके, हु हैव बीन अवॉर्डेड द 2024 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। भौतिकी में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जॉन हॉपफील्ड एंड जॉफ्रे हिंटन। ठीक है, 2024 का नोबेल प्राइज इन फिजिक्स ज्वाइंटली इनको दिया गया है इनके ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क के लिए इन मशीन लर्निंग विद द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। ठीक है, तो मशीन लर्निंग एक ब्रांच है बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जहां पे इसका फोकस है ऐसा सिस्टम क्रिएट करना जो कि डेटा को डायरेक्टली इवॉल्व होता है फ्रॉम डेटा, और मशीन लर्निंग सिस्टम को इनेबल करता है कि वो अडाप्ट और इम्प्रूव कर सकें एज दे गेन मोर एक्सपीरियंस। तो जो एल्गोरिथम्स होते हैं मशीन लर्निंग में वो रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई करते हैं एंड पैटर्न्स को इन डेटा, जिससे कि प्रेडिक्शन करते हैं और इन्फॉर्मेशन को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2024 का किसको दिया गया है? जॉन हॉपफील्ड एंड जॉफ्रे हिंटन को। ओके, Question number 15 is recently the Mace Observatory has been inaugurated in which state or the Union Territory। हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मेस वेधशाला का उद्घाटन किया गया है? The correct answer here is A option लद्दाख। मेस ऑब्जर्वेटरी को हाल ही में इनॉग्रेट किया गया बाय द सेक्रेटरी ऑफ DAE एंड चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन इन हांगले लद्दाख। ये लार्जेस्ट इमेजिंग टेलीस्कोप है एशिया का, और ये दुनिया का हाईएस्ट भी है। कहाँ पे लोकेटेड है? ये बेसिकली एक एल्टीट्यूड पे है जो कि है लगभग 4300 मीटर्स की। ठीक है, तो आपसे मेस का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि मेस का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म स्टैंड करता है मेजर एटमॉस्फेरिक केरेनकोव एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, पर्पस इसका क्या होता है? इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस को इनहांस करना, साथ ही इंडिया के रोल को मजबूत करना इन द स्पेस रिसर्च। इसको इंडिजिनस तरीके से बनाया था बार्क ने, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने, विद द हेल्प फ्रॉम ECIL, और कुछ और भी इसमें इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स इंक्लूडेड थी। सो ये बेसिकली स्टडीज को एडवांस करेगा इन एस्ट्रोफिजिक्स एंड पार्टिकल एक्सीलरेशन। मेस ऑब्जर्व करता है हाई एनर्जी गामा रेस को, जिससे कि ग्लोबल रिसर्च को हेल्प हो सके ऑन फेनोमेना लाइक सुपरनोवा, ब्लैक होल्स एंड गामा रे बर्स्ट, और इसी के साथ ही सपोर्ट करेगा लद्दाख के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। ठीक है, तो मेस ऑब्जर्वेटरी को हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है लद्दाख में। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 इज Which country is the host of World Pickleball Championship Series? विश्व पिकलबॉल चैंपियनशिप श्रृंखला का मेजबान कौन सा देश है? द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, इंडिया। ऑल इंडिया पिकलबॉल एसोसिएशन होस्ट कर रहा है वर्ल्ड पिकलबॉल चैंपियनशिप सीरीज को इन इंडिया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ठीक है, और ये इवेंट कब से कब तक होगा? तो इसको नवंबर में शेड्यूल किया गया है। नवंबर में 12 से लेकर 17 नवंबर तक कंडक्ट किया जाएगा इन मुंबई सिटी। ओके, तो ये फीचर करेगा टॉप पिकलबॉल टैलेंट को फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, जिसके बाद सक्सेसफुल टूर्नामेंट्स होंगे वियतनाम और बाली में भी। ठीक है, तो लगभग 650 प्लेयर्स यहाँ पे हैं डिफरेंट 6 to 7 कंट्रीज से, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, ताइवान, पोलैंड एंड सिंगापुर, जो कि पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ये टूर्नामेंट एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसके थ्रू इंडिया का जो स्पोर्ट हब है वो एलिवेट होगा, और इसी के साथ ग्लोबल अटेंशन हम अट्रैक्ट कर सकेंगे फ्रॉम पिकलबॉल एंथुजियास्ट। ओके, तो कौन सी कंट्री होस्ट है वर्ल्ड पिकलबॉल चैंपियनशिप सीरीज के लिए? इट इज द कंट्री इंडिया। विच मिनिस्ट्री हैज डेवलप्ड द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट लोथल? किस मंत्रालय ने लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित किया है?
द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पे अप्रूव किया है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को एट लोथल इन द स्टेट ऑफ गुजरात ऑन 9th of October। ये कॉम्प्लेक्स 2 फेज में डेवलप होगा एट द एंशिएंट इंडस वैली साइट ऑफ लोथल। पर्पज यहाँ पे क्या है कि इसको इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाए जो कि शोकेस करेगा इंडिया के मैरीटाइम हेरिटेज को फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज इन कोलैबोरेशन विद गुजरात गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को ओवरसी करेंगे अंडर द सागरमाला स्कीम। ठीक है, तो इसको तैयार करने के लिए 400 एकड़ की लैंड डेडिकेट की गई है और इसके लिए 4500 करोड़ रुपए का बजट भी तैयार किया गया है। इसका जो काम है वो स्टार्ट हो गया था मार्च 2022 में। ठीक है, तो कौन सी मिनिस्ट्री है जो डेवलप कर रही है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को लोथल गुजरात में? दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। Which Indian aircraft carrier participated in the naval exercise between India and Italy near Goa? गोवा के निकट भारत और इटली के बीच हुए नौसैनिक अभ्यास में किस भारतीय विमानवाहक पोत ने भाग लिया? द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, INS विक्रमादित्य। इंडियन नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य हाल ही में पार्टिसिपेट करने गया था इन अ ज्वाइंट एक्सरसाइज विद द इटालियन नेवीज कैरियर स्ट्राइक ग्रुप इंक्लूडिंग दिस एयरक्राफ्ट कैरियर ITS कैवियर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक हिस्टोरिक मैरीटाइम एंगेजमेंट थी जो कि गोवा कोस्ट पे हुई फ्रॉम 1st of October टू 6th of October 2024। इसमें डिफरेंट कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस इन्वॉल्व थे जहां पे इन्होंने इंटरऑपरेबिलिटी को शोकेस किया बिटवीन द टू नेवीज। इस एक्सरसाइज में हाईलाइट होता है कि क्या इंपॉर्टेंस है कोलैबोरेशन की इन मेंटेनिंग द मैरीटाइम सिक्योरिटी और चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए, जैसे कि पायरेसी एंड थ्रेट्स टू द कमर्शियल शिपिंग इन द इंडियन ओशन रीजन। ठीक है, तो याद रखिएगा INS विक्रमादित्य कैरियर गई थी पार्टिसिपेट करने इन द नेवल exercise between India and Italy near Goa. Okay. Next is what is the name of second indigenous survey vessel recently inducted in Indian Navy? हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए दूसरे स्वदेशी सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है? The correct answer is निर्देशक। हाल ही में इंडियन नेवी ने रिसीव किया है निर्देशक को जो कि सेकंड है अमंग द 4 सर्वे वेसल शिप्स, जिसको बनाया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने। ठीक है, कहाँ पे? कोलकाता में। INS निर्देशक फीचर करती है लगभग 80% ऑफ इंडिजिनस कंटेंट और इसी के साथ ये रिफ्लेक्ट करता है हमारा कमिटमेंट टू आत्मनिर्भर भारत। ये लार्जेस्ट सर्वे वेसल्स हैं इंडिया की और इनको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कॉम्प्रिहेंसिव कोस्टल और डीप वाटर हाइड्रोग्राफिक सर्वेज को कंडक्ट किया जाए पोर्ट्स और नेविगेशनल चैनल्स के। ठीक है, तो ये शिप इसके अलावा गैदर करेगी ओशनोग्राफिक और जियोफिजिकल डेटा को, दोनों डिफेंस और सिविल एप्लीकेशंस के लिए। ओके, तो सेकेंड इंडिजिनस सर्वे वेसल जिसको कि हाल ही में इंडक्ट किया गया है इंडियन नेवी में, इट इज द निर्देशक। फाइन। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड पोस्ट डे? विश्व डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है? द करेक्ट आंसर इज 9th of October। वर्ल्ड पोस्ट डे हर साल हम 9th October को सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम इस दिन हाईलाइट कर सकें कि क्या इंपॉर्टेंस है पोस्टल सिस्टम की इन आवर डेली लाइफ, न सिर्फ डेली लाइफ में बल्कि ग्लोबल कम्युनिकेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ में भी इसका क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस साल ये मार्क करती है 150th एनिवर्सरी ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जिसको कि स्टैब्लिश किया गया था 1874 में, कहाँ पे? बर्न स्विट्जरलैंड में, जिसके बाद इंटरनेशनल मेल एक्सचेंज पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गया। इस साल की हमने थीम रखी है 150 years ऑफ इनेबलिंग कम्युनिकेशन एंड एम्पावरिंग पीपल अक्रॉस द नेशंस और इसके थ्रू UPO के एफर्ट को ऑनर किया जाता है टू स्ट्रीमलाइन इंटरनेशनल मेल सर्विसेज और एक यूनिफाइड पोस्टल सिस्टम क्रिएट करना फॉर इजियर मेल एक्सचेंज बिटवीन द कंट्रीज। ठीक है, 2 बातें सिर्फ याद रखिएगा। वर्ल्ड पोस्ट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 9th of October को। इस साल के लिए हमने थीम रखी है 150 years ऑफ इनेबलिंग कम्युनिकेशन एंड एम्पावरिंग पीपल अक्रॉस नेशन। ओके, तो इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज हमने 20 क्वेश्चंस बैक टू बैक कवर किए हैं। इनको फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। और लास्ट में मैं आपको एज यूजुअल होमवर्क देना चाहूंगी और आज का जो होमवर्क है वो आपका समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 क्वेश्चन दिए गए हैं स्क्रीन पे, इनको ध्यान से 1 by 1 पढ़िए और फिर इनका जवाब कमेंट्स में लिखिए। जितने भी आपको आते हैं आप उनका जवाब कमेंट में लिख सकते हैं। तो फिर चलिए कल मिलते हैं कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ, और कल हमारा रिवीजन वाला पार्ट भी रहेगा। जो भी चीज़ें हमने छोड़ी थी उन छुट्टियों में वो आज कवर हो गया है। ठीक है, तो कंक्लूड करने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि ये सारे क्वेश्चंस हमारी डेली 20 MCQ सीरीज का हिस्सा हैं इन द GK टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो आप में से अगर कोई भी इनका PDF फॉर्मेट चाहता है तो वो उस कोर्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं बाई पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस। ओके, तो चलिए फिर कल मिलते हैं कल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.